Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu editorial analysis for 25th of June 2020. तो 25 जून 2020 का एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। तो आज जितने भी एडिटोरियल्स थे हिंदू में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 7 एडिटोरियल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे टुडे। 7 एडिटोरियल्स विल बी डिस्कस्ड एंड काफ़ी अच्छे से मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे आपको CSAT चैनल की लिंक आपको मिल गई होगी जो कि हमने स्टार्ट किया है फॉर द मैथमेटिक्स एंड ऑल। वो सेपरेट चैनल है, दैट इज़ नॉट टेम्स IAS, बट वो सेपरेट चैनल ही है आपका पूरा CSAT के लिए। उसको धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर द कंटेंट ऑफ दैट एज वेल। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जिनको टेम्स पोर्टल ज्वाइन करना है तो उनको ज्वाइन करने के लिए लिंक्स नीचे दी हुई हैं। जिनको भी इंडियन एक्सप्रेस PIB हिंदू की पूरी कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस योजना कुरुक्षेत्र चाहिए वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी नीचे अवेलेबल है, सो यू कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेंस क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि आज आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टार्ट हैड बीन अ लेस पॉन्डर्ड प्रोसेस। कमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टार्ट हैड बीन अ लेस पॉन्डर्ड प्रोसेस। आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं। 200 वर्ड्स का इसमें आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, इट विल टेक मच मोर देन जस्ट फिनेंसेस इफ इंडिया एवर वांट्स टू डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम द चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग। डिस्कस, अगर हमको चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग से खुद को डीकपल करना है तो इट विल टेक मच मोर देन जस्ट फाइनेंसेस, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप नीचे लिखिए, जिसके की पॉइंट्स आप लिखिए, सो दैट विल बी एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स। पहले हम लीड एडिटोरियल देखते हैं। हैप्पी बॉर्न जैकब द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, चाइना कश्मीर एंड द घोस्ट ऑफ अगस्त 5। अब इस आर्टिकल में सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि जो स्टार्ट हुआ है अभी बेसिकली इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का एक एंगल स्टार्ट हुआ है। चाइना के साथ हमने देखा LAC में हमारा डिस्प्यूट शुरू हुआ, पाकिस्तान के साथ भी हमारा डिस्प्यूट शुरू हुआ। उसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो अगस्त 5 जो लास्ट ईयर एक ऑर्डर आया था जिसमें कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग UT बना दिया, उसके बाद लद्दाख को हमने दूसरा UT बना दिया। तो दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं इन दोनों इवेंट्स इन एक इवेंट के कारण काफ़ी ज़्यादा हमसे नाखुश रहे। जैसे कि जम्मू कश्मीर को जब UT बनाया गया तो इससे पाकिस्तान का ये कहना था कि आपने शिमला एग्रीमेंट का ब्रेक अवे कर दिया। शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय थी प्राइम मिनिस्टर। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट जब हुआ तो उसने क्या किया, बेसिकली 1949 में कुछ टेरिटरी इधर उधर हुई थी और 1971 में आप सबको पता है कि बांग्लादेश बना था। तो इन सारी चीज़ों को एंड करते हुए 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कुछ हमने बोला कि ठीक है जब तक कि पूरा बॉर्डर सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कंडीशन चेंज नहीं की जाएगी इन द जम्मू कश्मीर रीजन। लेकिन हुआ क्या कि हमने उसको जम्मू कश्मीर को एक UT बना दिया। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि जैसे ही आपने इसको UT बनाया आपने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन चेंज कर दी। अब लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया ने अकेले सिचुएशन चेंज की है, सिचुएशन इसके पहले पाकिस्तान ने ऑलरेडी चेंज कर दी थी जब उसने POK ऑक्यूपाई किया था ना। तो POK ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके अलावा POK वाले रीजन में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी किए हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्टोरल प्रोविंस बनाने की बात भी की जा रही थी कि गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी उन्होंने किए हुए हैं इन द POK रीजन। तो उन्होंने भी तो यूनिलेटरली ही चेंज किया है ना। तो यही वाली बात है कि उनका कहना है कि हमने यूनिलेटरली चेंज कर दिया और हमारा ये कहना है कि आपने ऑलरेडी किए हुए थे। सेम गोज़ विद द चाइना ऑल्सो। अब देखो चाइना का एंगल क्या है, चाइना के पास भी हमारी एक टेरिटरी है जो कि हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो है अक्साई चीन। अक्साई चीन जो टेरिटरी है वो भी चाइना के पास है। अब रिसेंटली हुआ ये कि भले हम ले पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन जो रिटॉरिक रहा है होम मिनिस्टर द्वारा वो ये रहा है कि वी वांट द अक्साई चीन टेरिटरी। इसके बाद हमने DBO यानी कि दौलत बेग ओल्डी रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। भले वो ना हमने इंडियन साइड पर करना शुरू किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ये डेवलपमेंट होना शुरू हुआ DBO रोड का, दौलत बेग ओल्डी रोड का, तो उस कारण से भी चाइना बहुत ज़्यादा परेशान रहा। एंड दे थॉट कि इंडिया जो है वो अपनी जो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी उसमें एग्रेसिव होता जा रहा है। तो चाइना को ये लगा कि इंडिया एग्रेसिव हो गया। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि क्यों अचानक से इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने स्टैंड ऑफ शुरू कर दिया इन द LAC रीजन एंड ऑल। तो ये शिमला एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और शिमला एग्रीमेंट का ये कहना है कि पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द एनी ऑफ द प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्रीज नाइदर
साइड यूनिलैटरली शैल अल्टर द सिचुएशन। जब तक कि फाइनल सेटलमेंट नहीं होता तब तक दोनों में से कोई भी कंट्री यूनिलैटरली कंडीशन को चेंज नहीं करेगी। तो पाकिस्तान ने भी पीओके में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और हमने उसको यूटी बना दिया। तो ये दोनों चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। अब ऑथर का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाता है और हो सकता है कि आगे के टाइम में ये बोल दें कि शिमला एग्रीमेंट इज़ नल एंड वॉइड नाउ, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटस हो जाएगा वो 1949-1948 के स्टेटस में चला जाएगा। शिमला एग्रीमेंट 1972 में आया था, तो वो 1972 का फॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट जो है अगर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है पाकिस्तान या इंडिया, तो इसका मतलब है कि हम चले जाएंगे 1948-1949 के टाइम में। और जितनी भी टेरिटोरियल सेटलमेंट हुए हैं, जो भी हुआ है 1972 में, वो सबका सब नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी चीज़ दिक्कत वाली बात है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट कैन बी रेज्ड। तो अब इससे दो इशू उठते हैं। फर्स्ट इज दैट सिंस द करंट सीज फायर एग्रीमेंट, जो अभी का सीज फायर एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, वो 2003 में आया था। ये याद रखिएगा, जो करंट सीज फायर एग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान का, दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 2003, इज एसेंशियली अ रिटरेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ 1971 वॉर। तो अभी का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो 2003 में आया था और वो वही सीज फायर एग्रीमेंट है जो लगभग 1971 के बाद यानी कि 1972 के टाइम में हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सीज फायर एग्रीमेंट एक तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इफ़ शिमला इज़ डेड, अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो इट मीन दैट द एलओसी दैट केम इनटू बीइंग रिप्लेसिंग द सीज फायर लाइन इन 1971 आल्सो स्टैंड्स नलीफाइड। तो ऑथर का ये कहना है कि अगर शिमला एग्रीमेंट ही खत्म हो जाता है तो पहले क्या थी, 1972 तक हमारे पास सीज फायर लाइन थी। 1972 में सीज फायर लाइन को हमने एलओसी बोल दिया ना, लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया। तो 1971 का जो सीज फायर 1972 का जो सीज एलओसी था वो भी एक तरीके से नल एंड वाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जितना भी निगोशिएशन हुआ है सिंस 1972 वो एंड हो जाएगा विद द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ ऑथर ने बोली है। द चाइना चैलेंज, अब चाइना का चैलेंज वही वाली बात है, अक्साई चीन वाला जो मैंने आपको बताया कि लद्दाख ने उसमें चेंज किया। इससे जो चाइनीज़ थे दे बिकेम एनॉयड एंड इसके बाद उन्होंने क्या किया, आप सबको पता है कि लद्दाख में उन्होंने डिस्प्यूट, गलबन वैली में डिस्प्यूट, पैंगोंग में डिस्प्यूट, नाकुला सिक्किम में डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें हुई। फॉल आउट ऑफ इंडियाज़ ऑफिशियल स्टैंड, कट टू जून 2020। अब यहाँ पे हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नाइदर इज़ एनी वन इनसाइड द इंडियन टेरिटरी नॉर एनी ऑफ आवर बॉर्डर पोस्ट कैप्चर्ड। तो इसका मतलब देखो, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये दिया तो चाइनीज़ मीडिया ने इसी स्टेटमेंट को हमारे अगेंस्ट यूज़ किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि कोई भी टेरिटरी किसी कंट्री ने नहीं ली है, इसका मतलब है कि हम अपनी टेरिटरी में ही है। तो जो भी क्लेम्स थे, मतलब कि चाइना के जो भी क्लेम्स थे वो उन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिए बिकॉज ऑफ दैट सिंपल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट से उन्होंने खुद जस्टिफाई कर दिया। चाइना ने कहा कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि कोई किसी की कंट्री में नहीं घुसा है, कोई किसी की टेरिटरी में नहीं घुसा है, इसका मतलब है कि हम जहाँ पर हैं वो हमारी ही टेरिटरी है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ उन्होंने ये बैकफायर कर गई और ऑथर ने कहा कि वी कैन नॉट नो दैट ये क्यों बोला, प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोच करके बोला, बट ये चीज़ बैकफायर ज़रूर कर गई है। ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि जो लद्दाख वाला रीजन है दैट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लद्दाख वाला रीजन, सियाचिन वाला, क्योंकि सियाचिन में आप सबको पता है कि सियाचिन जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, वहाँ पे भी बेसिकली कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, जिसका भी लद्दाख में स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। तो ये चीज़ ऑथर ने कहा है कि चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आपका गिलगित बाल्टिस्तान से वो पास करना चाहते हैं, सीपैक वाली जो लाइन है। तो ये चीज़ देखना है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट होती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा नैरो होती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज थिंग्स, ये ऑथर ने कहा है। सेकेंड आर्टिकल भी हम इसी के साथ जोड़ देते हैं, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से चेंज होते जा रहे हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे भी रिसेंट मूव ये हुआ है कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे में जो डिप्लोमेटिक मिशंस थे वो उनकी स्ट्रेंथ को आधा कर दिया है। जो डिप्लोमेटिक मिशंस थे, डिप्लोमेट्स के नंबर, इन सबको आधा कर दिया। मतलब पहले अगर 10 एम्बेसडर्स थे, 10 डिप्लोमेट्स थे, तो अब वो घटा करके 5, मतलब कि हाफ ऑफ द व्हाट द डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ वॉज अर्लियर, उसको घटा करके हाफ कर दिया गया है। अब ऑथर ने बोला कि ये कैसे कैसे चेंज हुए। तो 2001 में पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे यहाँ टेरर अटैक करवाया, जैश-ए मोहम्मद ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। जब 2001 दिसंबर 2001 में टेरर अटैक होता है
इंडिया के पार्लियामेंट में। दूसरी चीज़ में बहुत अच्छा एक फैक्ट आया है जो कि आप प्रीलिम्स में भी नोट कर सकते हैं, ऑपरेशन पराक्रम। तो ऑपरेशन पराक्रम याद रखना कि 2002 में स्टार्ट हुआ, जनवरी 2002 में स्टार्ट हुआ, जब पूरी की पूरी आर्म फोर्स जो थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर में आके डिप्लॉय कर दी गई थी। एंड 18 साल पहले का ये इवेंट है 2002 का, एंड ऑपरेशन पराक्रम इसे बोला गया था। ये उस समय मतलब आर्मी तरीके से वॉर के लिए तैयार थी। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने क्या किया था कि टेररिस्ट अटैक किया था ऑन द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है ना। फिर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने विजिट की पाकिस्तान में फॉर द सार्क समिट ऑफ 2004, 2004 के सार्क समिट के लिए विजिट किया। एंड द मूव वाज रिवर्स्ड एंड डिप्लोमेट्स वर ग्रेजुअली टेकन बैक टू अ फुल स्ट्रेंथ ओवर 100 इन ईच हाई कमीशन। तो उसके बाद जो फुल स्ट्रेंथ 100 की होती है डिप्लोमेट्स की, वो पूरी अचीव कर ली थी दोनों कंट्रीज़ ने जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय 2004 में गए थे वहाँ पे, तो ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर से रिलेशंस चेंज होते गए, बिट्रेयल मिलता गया पाकिस्तान से। 2015 से अभी तक कोई भी डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत इंडिया और पाकिस्तान की नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली कुछ चीज़ अच्छी होने शुरू हुई थी, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया था, करतारपुर कॉरिडोर। लेकिन उसके बाद पुलवामा में अटैक हमने देखा, नगरोटा में अटैक देखा हमने, इसके बाद हमें बालाकोट की एयर स्ट्राइक इंडिया की तरफ से भी हुई, बालाकोट की एयर स्ट्राइक। फिर हमने देखा सार्क में किस तरीके से उनको आइसोलेट कर किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट हिंटिंग टूवर्ड्स गुड रिलेशनशिप। ऑथर का कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट हिंटिंग टूवर्ड्स गुड रिलेशनशिप। और जो डिसीजन अभी लिया गया है टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कमीशन, मतलब जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स के नंबर को आधा किया गया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। और ये दिखाता है कि जो चीज़ आपको लग रही थी और ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकती है, वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगला जो आर्टिकल है वो है पेरिल्स ऑफ फॉलोइंग द लीडर सिंड्रोम। अब यहाँ पे ऑथर जो हैं दुष्यंत दवे, उनका ये कहना है कि कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स रहा है मैनेजमेंट का, वो बहुत ज़्यादा पुअर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा समझा नहीं रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक हाई कमान से एक ऑर्डर आता जा रहा है, इसको कि अंधी दौड़े में फॉलो करते जा रहे हैं बिना किसी सोचे समझे। ये बेसिक हो गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। एज पर दैट डिज़ास्टर एक ऐसा कैटास्ट्रॉफ है, तो डिज़ास्टर इज़ अ कैटास्ट्रॉफ, अ मिसहैप, अ कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेज or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of community of the affected area। तो मतलब कि एक ऐसा कैटास्ट्रॉफ है, मिसहैप है, जिस कारण से लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है एंड लॉस ऑफ इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी लिविंग इन दैट एरिया। तो उस एरिया में जो कम्युनिटी रह रही है उसकी कोपिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली इस एक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें हैं कि एक नेशनल अथॉरिटी होगी, स्टेट लेवल पे अथॉरिटी होगी, एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी होगी। इसके बाद ये भी कहा गया है कि इसमें एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स होगी इन द फील्ड टू मेक रिकमेंडेशन एंड टू प्रिपेयर द नेशनल प्लान। ओके, तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हुआ ये, इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस है कि किस तरीके से आप असिस्टेंस देंगे। देखो, द एक्ट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ। क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ होंगे? एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, अगर लॉस ऑफ लाइफ होता है तो कंपनसेशन की बात भी की जाती है। रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड के मीन्स है उनको रिस्टोर करना। मतलब कि कोविड-19 में जिन जिन चीज़ों की जरूरत थी वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ऑल्सो एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की बात भी की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। फिर इसने ये भी बोला है कि एक मिटिगेशन फंड भी होना चाहिए, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी होना चाहिए। अब पहली चीज़ तो आपको एक और मैं फैक्ट बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के बीच में। तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ डिजास्टर। मिटिगेशन का मतलब है आइदर यू आर प्रिवेंटिंग द डिजास्टर और लेसनिंग इट्स इम्पैक्ट, या तो आप प्रिवेंट कर रहे हो या उसके इम्पैक्ट को घटाने की कोशिश कर रहे हो, वो मिटिगेशन में है। प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो प्री डिजास्टर होता है, मतलब डिजास्टर के पहले की चीज़ होती है। और आपका जो मिटिगेशन है वो आपका प्री भी हो सकता है, ड्यूरिंग द डिजास्टर भी हो सकता है, कि कम करने के आप मेथडोलॉजीज यूज़ करते रहते हो, ठीक है ना। ये वाली बात है याद रखना।
अब अगली चीज़ जो ऑथर ने बोली है कि ये सारी चीज़ें उसमें है, नेशनल मिटिगेशन फंड की बात भी की जाती है, लोकल लेवल पे आपको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाने के लिए बोला जाता है, नेशनल लेवल पे आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाने की बात की जाती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन्ड। अब सुप्रीम देखो हुआ क्या कि ये सारी चीज़ उन्होंने बोली थी, लेकिन ये एक्ट में तब तक एक प्लान नहीं बना जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में, स्वराज अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अदर केस में ये चीज़ डिसाइड कर दी। 2016 में ये चीज़ हुई थी और तब जाके 2016 में इंडिया ने पहली बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया। तो 2016 में बना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया उस समय, ठीक है ना। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान केम आउट इन 2016। उसको 2019 में अमेंड किया गया। अब ऑथर का सवाल ये है कि व्हाई इज दिस नेशनल प्लान नॉट इवन इन प्लेस, अभी तक क्यों ये प्लेस में नहीं आया, कोविड-19 को मैनेज करने के लिए क्यों उसको यूज़ नहीं किया गया, ठीक है ना। तो व्हाई आर यू नॉट इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो। इससे बड़ी बात यह कि एनडीआरएफ जो था वो इनएक्टिव रहा, ना केवल वो इनएक्टिव रहा बल्कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीएम केयर्स एक नाम के संस्था बनाई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड बनाया और उस फंड को बेसिकली एनडीआरएफ से बाहर रख दिया। मतलब कि जो सेक्शन 46 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जो कि एनडीआरएफ की बात करता है, उसके वायोलेशन में था ये। पीएम केयर्स आपने बनाया और उसको एनडीआरएफ के बाहर रख दिया, मतलब कि आपने सेक्शन 46 ऑफ द डीएम एक्ट, मतलब उसको 2005 को उसको वायोलेट कर दिया। न केवल ये, जो ये पीएम केयर्स है उसको ऑडिट भी कैग नहीं कर रहा है, उसका ऑडिट भी कैग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। न केवल ये, जब लोकस्ट का मिनेस आया तब जाके आपने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात की। इसका मतलब या तो कोविड-19 लोकस्ट के अटैक से भी ज़्यादा वीक था, है ना। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें हाईलाइट की और ये कहा है कि जो मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा पुअर था कोविड-19 का। यही क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। न केवल ये, ऑथर ने लास्ट में ये भी कहा कि बहुत दो ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल हैं जब बिना सोचा समझा, बिना डेलिब्रेशन के, बिना पॉन्डरिंग के आप स्टेप लेते हो, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2016 में वो, और दूसरा है कि नेशनल लॉकडाउन जब किया गया 25 मार्च को वो। तो ये भी बिना सोचे समझे ही दोनों स्टेप्स लिए गए थे एंड दीज वर इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द केस विद ईज, ये और ज़्यादा ट्रबल्स को बढ़ा दिया इन दोनों ने, इन केसेस ने, ठीक है ना। तो ऑथर ने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट जाती हैं और दीज आर द पैरेलल्स ऑफ फॉलोइंग द लीडर सिंड्रोम। केवल लीडर्स को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो यही होगा। अगला जो आर्टिकल है वो है सिग्नलिंग इंटेंट। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि आपने अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स जो हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जेम पोर्टल पे जो वेंडर्स हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ पे लिस्ट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट का जो वो बताना पड़ेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब उस जो कहाँ पे वो प्रोडक्ट बना है, लोकल बना है, कितना कंटेंट उसमें लोकल है, कितना उसमें बाहर है, लोकलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी टू स्पेसिफाई द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। उस न्यू प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्लेस, इसके अलावा द प्लेटफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटर हैव ऑल्सो सॉट डिटेल्स ऑन एक्सटेंट ऑफ लोकल कंटेंट, उसमें कितना लोकल मटेरियल एडेड है, परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन, कितना परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन है ना, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है आपको। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हाउएवर द टाइमिंग एंड थ्रस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट सेट इन बैकड्रॉप ऑफ द गवर्नमेंट्स न्यू फाउंड पुश फॉर सेल्फ रिलायंस। अब ऑथर ने कहा कि ये जो किया जा रहा है ये सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए, आप सबको पता है इंडिया में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ कही जा रही है, करी जा रही है, ठीक है ना। ऑथर ने बोला कि इससे देखो चाइनीज़ टेंशन भी बढ़ गया था और कई लोगों ने ये भी कहा था चाइना को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, चाइना को हटाने की ज़रूरत है, हमको कोशिश करना चाहिए चाइना को हटा दें, है ना। तो गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट वाज टू रेज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो हमारी इकोनॉमी में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए, सारी टर्म्स याद रखना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है। बेसिकली इंडिया के मार्केट को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज़ें ऐसे पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ों के लिए पहली चीज़ तो आपको चाहिए क्या, फिनेंस, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, आपको दूसरा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए।
फाइनेंस चाहिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए, तीसरा आपको लेबर चाहिए, चौथा आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। स्किल्ड मैन पावर, ऐसा नहीं कि कोई भी मैन पावर चलेगा, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। पांचवा आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इंडियननेस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी और कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। तो ऑथर ने ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडियननेस को पुश देते देते हम कॉस्ट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। द सेंटर्स मूव विद इट्स जेम पोर्टल हैज़ ऑल्सो प्रिडिक्टेबली kindled and amplified a gathering clamor for identification and subsequent boycott of the Chinese product। तो वही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का भी एक तरीके से कहना चाहिए कि एक अल्टरनेटिव है अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स को पुश देते हैं। लेकिन वो एक रातों रात नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो रिलायंस है चाइना के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। केवल स्मार्टफोन्स पर रिलायंस नहीं है, या केवल लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हमारा रिलायंस नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई क्या कहलाता है, मतलब जैसे पैरासीटामोल बुखार दूर करती है, तो वो जो थेरेपेटिक उसके गुण हैं वो गुण एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसको प्रदान करता है। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो चाइना से हम 70% लेते हैं। और अगर ये जो मूव है हमारा कि हम चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये डबल एज्ड सॉर्ड है। हो सकता है चाइना हमको वहाँ रिप्लेस कर दे और हमको ना प्रोवाइड करे, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा, हमारे यहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए नुकसानदायक होगा, हमारे यहाँ के पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक होगा। तो वही कि अगर आपको जेन्युइन सेल्फ रिलायंस चाहिए तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस लगेगी, स्किल बिल्डिंग लगेगा, एजुकेशन लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, और रातों रात ये करना इम्पॉसिबल है। आपको एक मतलब कि एक प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, ग्रेजुअल प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस पेज। आगे मूव करते हैं, दूसरे एडिटोरियल्स की तरफ जाते हैं। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट ओपेड पेज से, जिसमें है हाउ टू बैटल डिप्रेशन। अभी आर्टिकल लिखा गया है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, एचआरडी मिनिस्टर, आप सबको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। उन्होंने लिखा ये आर्टिकल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो ऑथर ने कहा कि लाइफ इज समटाइम्स फिल्ड विद एंजाइटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी, अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ द अननोन। तो ये कुछ रीजंस आप लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि आपके अंदर एक कहना चाहिए डिप्रेशन की स्टार्टिंग या डिप्रेशन की जो सीड्स हैं वो आते हैं वहाँ से। तो जब लाइफ में एंजाइटी होगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसहार्मनी होगी, अनसर्टेनिटी होगी एंड फियर ऑफ द अननोन होगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन, स्ट्रेस्ड फीलिंग आएगी। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस कौन कौन से सोर्सेज से आ सकता है? तो ऑथर ने कहा है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्ट्रेस इन द मॉडर्न लाइफ। पहला है मोर इंगेजमेंट विद द टेक्नोलॉजी दैन विद द पीपल, लोगों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बात करना। मोर फोकस ऑन सक्सेस, मतलब कि एंड पे ज़्यादा फोकस रखना रादर देन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग या मीन्स के ऊपर। नेवर एंडिंग एस्पिरेशंस, रिलेशनशिप इशूज़, इम्पेशंस वाइल डूइंग टास्क। फॉर दिस इज अ जनरेशन लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि अभी जो जनरेशन आ गई बहुत ज़्यादा तुरंत उसको त्वरित रिजल्ट चाहिए। एंड टू मेनी चॉइसेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड टू चूज वाइजली। तो ये 6 रीजंस ऑथर ने लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन एक और आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ एंड हाउ कैन वी ओवरकम दीज स्ट्रेसेस। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। थर्ड क्वेश्चन जो आज का है वो ये है, हाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ एंड हाउ कैन यू गेट rid of those stresses and get rid of depression। तो ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस है। विद द ब्रिजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, जब जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज, इंटरफेरेंस ऑफ द मीडिया एंड सोशल मीडिया इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ and disruption in the traditional joint family system, there is an underlying strain on the socio-cultural fabric। तो जो socio-cultural fabric है वो ऑलरेडी चेंज होता जा रहा है। क्या 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 कारण है इसके? जैसे कि जो पहले के टाइम में था वो महिलाओं के लिए जो नेचर था वो जैसे चेंज हो रहा है। देन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ द मीडिया एंड सोशल मीडिया इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डिसरप्शन इन द ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो पता नहीं विमेन वाला पॉइंट क्यों लिखा गया, आई डोंट एक्चुअली एग्री विद दैट पॉइंट, पर ठीक है, अब उनका खुद का व्यू पॉइंट है तो अपन उसमें तो नहीं करेंगे कुछ। सम ऑफ दिस स्ट्रेस इफ नॉट हैंडल्ड वेल कैन पुश ह्यूमन बींग्स इनटू डिप्रेशन। अगर इनको हैंडल अच्छे से नहीं किया गया तो ये मनुष्य को डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। नाउ यहाँ पे एक बुक का नाम आया है विक्टर फ्रैंकल, उनकी एक बुक है, इसमें नाम नहीं लिखा है। विक्टर फ्रैंकल, विक्टर ई फ्रैंकल उनका पूरा नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इट इज़ द सेकंड मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ माइन, दूसरी मोस्ट फेवरेट किताब है मेरी। इनफैक्ट मैं आपको शोकेस भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो मैंने देखो ये ऑडिबल है, दिस इज़ द ऑडिबल एंड ये मैं वही सुन रहा था अभी,
मैन सर्च फॉर मीनिंग है। जैसे जब भी मैं ड्राइव भी करता हूँ तो मैं अपने मीडिया में भी यही प्ले करता रहता हूँ। सो मैन सर्च फॉर मीनिंग इज अ ग्रेट बुक। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैन सर्च फॉर मीनिंग, यहाँ पे दिस इज़ द बुक विक्टर ई फ्रैंकल द्वारा। ये किताब आपको किंडल में भी दिख जाएगी। सो दिस इज़ माई किंडल, एंड वहाँ पे आपको ये बुक भी दिख जाएगी। तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ माइन। पहली आप सबको हो सकता है पता हो 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट। तो अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो ये किताबें पढ़ सकते हैं। विक्टर ई फ्रैंकल की किताब बेसिकली नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में उनके एक्सपीरियंसेस और लोगोथेरेपी के बारे में, एक्चुअली लोगोथेरेपी के बारे में किताब, लोगोथेरेपी इसमें लिखा नहीं है, बट यहाँ पे यही है कि इन्होंने जो रीज़न दिया है डिप्रेशन का या उसका, वो है कि लाइफ तब आपकी स्ट्रेसफुल या डिस्ट्रेस्ड होती है जब आपको उसका मीनिंग नहीं पता रहता कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, मतलब यू डोंट हैव अ मीनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो वो ऑथर ने भी यही कहा है कि अगर हम मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकल को देखें तो मीनिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का या डिप्रेशन का। तो उसको कैसे दूर कर सकते हो आप? मीनिंग पा करके। मीनिंग कैसे मिलेगी आपको? यू कैन फाइंड द मीनिंग इन लव एंड वर्क। दिस इज व्हाट ऑथर सेज कि लव और वर्क जो है, लव फॉर द फेलो बीइंग्स, ये आपको मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो उन्होंने एक और पॉइंट कहा था कि यू हैव टू बी सोशली कनेक्टेड। अगर आप सोशली कनेक्टेड हैं देन दैट इज एक्टिंग एज एन एंटीडोट टू द मेंटल एस्ट्रेंजमेंट। अगर आप कनेक्टेड हैं, सोशली कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, नॉट ऑन द सोशल मीडिया, सोशली कनेक्टेड नॉट ऑन द सोशल मीडिया, रादर इन द रियल लाइफ पर्सन। अगर आप रियल लाइफ पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं कि बस आप टेक्स्ट और इमोजीज से ही बात करते रहते हो सारा दिन, तो वो नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में आपको फ़ोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, हंसना चाहिए, वीडियो चैट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बल्कि आप कर सकते हो, जा सकते हो, है ना कि ये कि चैटिंग और इमोजीज में आप अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो, हंस नहीं रहे हो लेकिन इमोजीज आप बना रहे हो, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो ऑथर ने कहा कि सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड वही चीज़ ऑथर ने यही बोली कि आपको मीनिंग तो पता करनी है, सोशल कनेक्टेडनेस भी आपको बना करके रखनी है, तभी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तभी आपको एंजाइटी से गेट रिड हो सकते हैं या डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो ऑथर ने यही बोला कि एक जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, लेकिन आपको उससे अपील करनी पड़ेगी, आपको उसके पास रहना पड़ेगा बार बार और उससे रीज़न पूछते रहना पड़ेगा, उसको अलग नहीं होने देना। ठीक है ना। वो अलग होने की कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन आपको अलग होने नहीं देना है। तो दिस इज़ व्हाट फ्रेंड्स एंड फैमिली आर फॉर, एंड लव एंड केयर शुड बी द प्राइमरी मेडिसिन इन दैट केस, ऑथर ने कहा है। अब ये जो आर्टिकल है द मेनी क्वेश्चंस अबाउट फेविपिरावीर, अब ये ऑथर ने कहा है कि फेविपिरावीर की जो फेविफ्लू दवाई 103 रुपये पर टैबलेट जो भी ग्लेनमार्क के लिए अप्रूवल दिया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूवल दिया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को, क्यों ठीक है वो बना सकते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि अब देखो ये जो अप्रूवल है बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है। क्यों? क्योंकि ग्लेनमार्क ने जो ट्रायल किए हैं, पहली चीज़ तो ग्लेनमार्क ने जो ट्रायल किए हैं उसके प्रॉपर रिजल्ट्स पब्लिक के सामने क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किन कंडीशंस में कैसे सर्कमस्टांसेस में उनके साथ ट्रायल किया गया है, कैसे कैसी बीमारी थी, सीवियर केसेस थे, माइल्ड केसेस थे, क्या थे। ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो कि अपने आप ठीक होने वाले केसेस थे, तो फिर उनको दवाई से उनका कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। फेविपिरावीर जो है वो इन्फ्लुएंजा के लिए अप्रूव्ड टैबलेट है। वो किसके लिए थी? इन्फ्लुएंजा के लिए अप्रूव्ड टैबलेट थी। और क्या ऑथर ने यही कहा है कि आपको ये बताना चाहिए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसको ये बताना चाहिए कि क्या मतलब किस तरीके से क्या आपने डिसीजन लिया उनको इनरोल करने के लिए, कैसे आपने पेशेंट्स को सेलेक्ट किया, किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किए गए, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड केयर दैट वाज गिवन इन दैट, ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी है। और ये सारी चीज़ें सर्कमस्टांस पे और क्रिटिकलिटी ऑफ द केसेस पे भी डिपेंड करती है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है। अब ऑथर ने एक चीज़ और बोली है यहाँ पे कि जो मतलब वार्निंग्स है, वार्निंग्स दे आर टू बी प्रिंटेड, ये पहले प्रिंट होती थी जब फेविपिरावीर थी, बट अभी जो केसेस में जो है उसमें केवल इतना लिख दिया गया है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो कि खुद अपने आप में सेम नहीं होता है। तो वही ऑथर ने कहा है कि किस तरीके से, जैसे आपने सिर्फ 150 लोगों पर ट्रायल कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ना आपने रैंडमाइज्ड ट्रायल किए, ना आपने अपना अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को लिया, ना आपने अलग अलग एरियाज़ के लोगों को लिया, फिर भी आपने जस्ट ऐसे ही नॉर्मल 150 पेशेंट में ट्राई करके आपने उनको दे दिया। ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि देयर आर टू मेन प्रॉब्लम्स विद दिस। पहले दो चीज़ें हैं, द स्टडी वॉज नॉट रैंडमाइज्ड, पहली चीज़ तो ये कि स्टडी रैंडमाइज्ड नहीं थी, ओके, नॉट इट वॉज नॉट अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, देयरफॉर स्मॉल साइज अपार्ट हैड टू सीरियस फ्लॉज।
तो इसमें स्मॉल साइज तो था, मतलब 150 पेशेंट एक बहुत स्मॉल साइज है, वो तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा 2 सीरियस फ्लॉज और थे। पहला जो है वो बायस है, मतलब कि द सैंपल स्टडीड इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बायस्ड है क्योंकि पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरा कॉन्फाउंडर्स, मतलब कि इट वाज अनेबल टू कंट्रोल फॉर ऑल अदर फैक्टर्स, मतलब कि दूसरे फैक्टर्स जो काम कर सकते हैं उनको अपने उसमें नहीं लिया गया था इसके अंदर का, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें बोली हैं कि आपको आपने इसको सीधे अप्रूवल दे दिया, बट दैट शुड नॉट हैव बीन द केस, वो नहीं होना चाहिए था। द यूएस ट्रायल, अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यूएस का ट्रायल किया जा रहा है आईसीसी में। आईसीसी ने अभी रिसेंटली कह दिया कि अफगानिस्तान में बहुत सारी एट्रोसिटीज़ थी जो कि यूएस ने की है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए ऐसा कहा गया कि उसने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की है, जिसके कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस किसके खिलाफ लगा दिए? आईसीसी के खिलाफ, आईसीसी के मेंबर्स के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। आईसीसी और आईसीजे में डिफरेंस याद रखना, दोनों ही हेग नीदरलैंड्स में ही है, पर आईसीसी और आईसीजे में डिफरेंस ये होता है कि आईसीजे जो होता है वो पार्टीज के स्टेट्स के बारे में केसेस को देखता है, और ये आईसीसी जो है आपका इंडिविजुअल्स के केसेस को देखता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स के एट्रोसिटी जीनोसाइड के केसेस को देखता है। अब ऑथर ने कहा कि अमेरिका ने अमेरिकन सर्विस मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट अभी पारित कर दिया, वहाँ पे ला दिया, जो कि अमेरिकन फोर्सेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हेग कोर्ट। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि देखो जो आईसीसी आपका बना है, आईसीसी याद रखेगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बना है वो 1998 में रोम स्टैट्यूट से बना है। 1998 में आया था, 2002 में आई थिंक वो फोर्स में आता है, 2002 में। तो 1998 में रोम स्टैट्यूट आया था और 2002 में फोर्स में आया था। इसके बाद आपका ये काम करना शुरू करता है आईसीसी। और इसमें एक चीज़ ये कही गई है कि जो ऐसे स्टेट्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है जो कि एट्रोसिटी करेंगे इन एनी ऑफ द मेंबर स्टेट। मतलब यहाँ पे दिक्कत ये कि अफगानिस्तान में और 3 यूरोपियन नेशंस में भी यूएसए की एट्रोसिटीज़ हुई हैं। इस बेसिस में आईसीसी में इसका जुरिसडिक्शन हो रहा है, जबकि यूएस इसका मेंबर है नहीं, यूएस इससे आउटसाइड है। ओके, यूएस इज आउटसाइड दिस आईसीसी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूशन हो रहा है? क्योंकि स्टैट्यूट, रोम स्टैट्यूट ये बोलता है कि किसी भी मेंबर पार्टी की स्टेट में, अगर किसी भी मेंबर पार्टी की जगह में अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो भी उसको किया जा सकता है ट्रायल, अगर वो व्यक्ति उसके अंदर इंक्लूड ना हो तो भी। तो इस कारण से यूएसए का ट्रायल हो रहा है। तो दैट इज द थिंग विच वाज देयर, एंड दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।